हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। आज के वीडियो में हम क्लास 8th का आपका सेकंड चैप्टर है साइंस का, सूक्ष्मजीव मित्र या शत्रु। इसे हम लेकर आए हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सूक्ष्मजीव, क्योंकि नाम से ही पता चलता है सूक्ष्मजीव, आप जानते होंगे सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। ऐसे तो कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन सूक्ष्मजीव वो होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी आंखों से नहीं देख सकते। देखो यहाँ आप देख सकते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। आपने सुना होगा जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जो नम रोटी और ब्रेड होती है वो सड़ने लग जाती है, इसकी जगह पर काले सफेद धब्बे हो जाते हैं, इनकी फफूंद हो जाती है। आपने देखा होगा कि ब्रेड पर फफूंद पड़ जाती है कभी कभी जब वो खराब हो जाती है ना, वो भी। अब इन धब्बों को अगर आवर्धक लेंस की सहायता से अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो हमें काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। ये संरचनाएं कहाँ से आई हैं, क्या हैं, आप जानते हैं? ये सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी और पानी में अनेक अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से देख ही नहीं सकते। इनमें से कुछ जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक हो गए, इनको आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीव कहा जाता है। अब सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो 4 कैटेगरी में होते हैं, यानी कि 4 मुख्य वर्गों में उन्हें बांटा जाता है। कौन से 4 मुख्य वर्ग हैं बच्चों? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, ये इनके 4 प्रकार हैं। 2.1 से 2.4 में इन्होंने आपको यहाँ पर डायग्राम में भी बनाकर दिखा दिया बच्चों। देखो, ये स्पाइरल जीवाणु और ये छड़नुमा जीवाणु है। ठीक है, एक तो एक वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग है आपका शैवाल का, यानी कि ये आप देख सकते हो क्लैमाइडोमोनस और स्पाइरोगाइरा। ये प्रोटोजोआ है, अमीबा और पैरामीशियम, और ये है कवक यानी कि राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ओके, ये आपकी 4 कैटेगरीज होती हैं, इनके 4 मुख्य वर्ग होते हैं सूक्ष्म जीवों के, जिन्हें हम बांटते हैं। अब पढ़ते हैं विषाणु। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु होता है बच्चों वायरस। वायरस तो आपने सुना होगा, विषाणु, इसको विषाणु कहते हैं हिंदी में। ओके, विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वो अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और जीवाणु, पौधे और जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। अब ये तो 4 आपने सूक्ष्म जीवों में बांट दिए, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसके अलावा एक विषाणु होता है वायरस। वायरस ये भी सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन ये इन 4 सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, कि दूसरे जीवाणु, पौधे या जंतु कोशिका में जब ये जाते हैं तो ये गुणन करने लगते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा और अधिकतर खांसी जो है वो विषाणु द्वारा ही होती है। ठीक है, कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा, ये भी विषाणु से होते हैं। आपने सुना होगा पोलियो भी वायरस से होता है। तो ये जो रोग हैं ये भी विषाणु की वजह से होते हैं। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। बच्चों यहाँ पर बता रखी हैं, ये अभी आपको याद रखनी है कि कौन सी बीमारियां विषाणु से होती हैं, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है। यहाँ पर उन्होंने बताया खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो वगैरह ये होता है विषाणु से। अतिसार और मलेरिया होते हैं प्रोटोजोआ से, और टाइफाइड और क्षय रोग होते हैं जीवाणु द्वारा। ओके, ये हम डायग्राम्स ऑलरेडी देख चुके हैं। ये है विषाणु, ये है विषाणु का डायग्राम्स। विषाणु है ये। ठीक है, इन्हें वायरस भी कहते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, और बहुकोशिक भी हो सकते हैं जैसे कि कई शैवाल और कवक। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ये बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। ये मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। मतलब कि सीधे सीधे बताया जाए तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, दूसरा, ये बर्फीली से लेकर यानी कि ठंडी से ठंडी जगह से लेकर गर्म से गर्म जगह में जीवित रह सकते हैं। ये बात हो गई। फिर ये मनुष्य के शरीर में भी जीवित रह सकते हैं, है ना, मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव सजीवों पर आश्रित ही होते हैं, यानी कि वो पौधे हो गए, जंतु हो गए या जीव हो गए, इनके अंदर ही जीवित रह सकते हैं, इन पर आश्रित होते हैं। जबकि कुछ जो है वो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव, जैसे उन्होंने बोला कि वो अकेला रहता है, अमीबा अकेला पाया जाता है, और कवक और जीवाणु जो है वो समूह में पाए जाते हैं। इनको आप पॉइंट्स के रूप में भी लिख सकते हो। सूक्ष्म जीव और हम, अब सूक्ष्म जीवों से हमारी जो संबंध है वो देखते हैं।
सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ अन्य हानिकारक और जीवों में रोग के कारक होते हैं। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे? पहले होते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमें सहायता करते हैं। कौन से होते हैं वो? सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। यानी जो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस आपका दही में काम करता है, दही में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जैसे कि दही बनाने में या ब्रेड बनाने के लिए। जैसे खमीर उठता है ना, जैसे कहते हैं कि खमीर उठता है ब्रेड में। केक बनाने के लिए भी केक बेक किया जाता है, तो केक को फुलाया जाता है। तो ये ऐसे सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होता है। ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट जो कि सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष और विष्ठा से बनता है, इसका अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है और हानि रहित पदार्थ बनते हैं। अब आपने सुना होगा कभी जब खाद बनाई जाती है, जो कार्बनिक अपशिष्ट जिसे कहते हैं, कि खाद जो होती है, खाद कैसे बनती है कि एक गड्ढे में सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, इन सबको दबा दिया जाता है। जब इनका विघटन होता है तो उससे हमारी खाद बनती है। लेकिन इनका विघटन कैसे होता है? इनका विघटन होता है जीवाणुओं द्वारा। ठीक है, और हानि रहित पदार्थ बनता है। ये आपको याद रखना है। ये कह रहा है कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन और कृषि की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में भी किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि कृषि की जो उर्वरता है उसमें वृद्धि लाने के लिए खाद बनाई जाती है। खाद, यही कार्बनिक अपशिष्ट जो है आपका खाद है, ये खाद जब बनाई जाती है तो क्या करती है कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है और मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो स्थिर रहती है। अब ये बता रहा है कि दही या ब्रेड कैसे बनता है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस, जो मैंने आपको भी बताया, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वो दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। मतलब कि जब आप पनीर भी बनाते हो, है ना, जैसे दूध में नींबू डाल के दूध फट जाता है, फिर उससे पनीर बनता है। फिर दूध में दही मिला देते हो, दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जिससे कि दही बन जाता है। फिर आप अचार बनाते हो। अचार आपने देखा होगा जब आप बनाते हो तब खट्टा नहीं होता, कुछ टाइम के बाद खट्टा हो जाता है ना। तो ये सब जीवाणुओं की वजह से होता है। फिर रवा, सूजी, इडली या भटूरे जो बनाते हैं, जिसे मैंने बताया कि खमीर उठाना जिसे कहते हैं, वो भी जीवाणु की वजह से ही होता है। जीवाणु या यीस्ट चावल के आटे में किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली या डोसा बनता है। यानी कि ये इस तरह से उस आटे को या उस घोल को उठा देते हैं, यानी कि जिसे खमीर उगना कहते हैं। फूल जाता है वो, जिससे कि बहुत अच्छा इडली या उसमें डोसा बनाने में वो मदद करता है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करते हैं। अब जो यीस्ट होता है, जैसे कभी आपने देखा होगा, सुना होगा, जब केक बनाते हैं तो उसमें, या ढोकला बनाते हैं तो ढोकला बनाने से बिल्कुल पहले उसमें इनो डाल दिया जाता है ना। तो क्या होता है, जब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, खमीर उठी हुई मैदा होती है, इसी तरह से वो यीस्ट बना देता है। ठीक है, यीस्ट पाउडर में, अब यीस्ट पाउडर भी आता है, अब यीस्ट डायरेक्टली भी मिला सकते हो, जिससे तुरंत वो उठ जाता है, घोल या आटा हो तुरंत उठ जाता है। वो जब श्वसन करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होती है, वो चीज़ फूल जाती है, उसमें गैस के बुलबुले बन जाते हैं और मैदे का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाया जाता है। अब जब ब्रेड, पेस्ट्री और केक होता है, आपने देखा होगा ब्रेड जो होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है लेकिन फूली हुई होती है। आटा तो इस तरह नहीं होता, आटे से ही बनती है ब्रेड भी, लेकिन ब्रेड क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है और फूल जाती है। वो किस वजह से होती है? खमीर या यीस्ट की वजह से। तो ये जो होता है, ये जो मैदा होता है उसको फुला देता है। ठीक है, उसके आयतन को बढ़ा देता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करके उसमें बुलबुले बन जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है? मतलब कि उद्योगों में क्या उपयोग होता है इसका? बड़े स्तर पर कैसे उपयोग होता है? बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब या एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल या फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। अब बच्चों, जब शराब बनाई जाती है, उसने कहा है कि व्यापारिक तौर पर, मतलब कि वाणिज्यिक तौर पर जब व्यापार किया जाता है इसका, तो बड़े स्तर पर जब आपको कोई चीज़ बनानी होती है तो उसमें भी यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ये बता रहा है कि शराब जब बनाई जाती है तो शराब बनाने में जौ से भी बनती है, गेहूं से, चावल और फलों के रस से भी बनती है। तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें उपस्थित शर्करा, उसमें जो शर्करा मिलाई जाती है उसमें यीस्ट मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है, जो रस है, वो शराब में बदल जाता है। यहाँ पर उन्होंने आपको एक और क्रियाकलाप बताया हुआ है।
हम आगे बढ़ते हैं। ये गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने से हो जाती है। जो चीनी होती है वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। अब चीनी का अल्कोहल में जो परिवर्तन हो गई उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन या किण्वन कहेंगे। फर्मेंटेशन का मतलब खमीर उड़ जाना, या वो आटा जब उड़ जाता है, आपने कभी देखा होगा, खराब हो जाता है तो भी उड़ जाता है ना, तो उसको किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी 1857 में। ओके, सूक्ष्म जीवों के औषधीय प्रयोग क्या है? अब ये बता रहा है, यहाँ पर तो उसने वाणिज्यिक उपयोग बता दिया, ठीक है, यहाँ उसने घरेलू उपयोग बताया था उससे पहले कि आप दही बनाते हो, अचार बनाते हो, फिर वाणिज्यिक उपयोग बता दिया जैसे शराब बनाते हैं। अब बता रहा है कि औषधीय उपयोग क्या है, दवाई में किस प्रकार सूक्ष्म जीव जो है हमारी मदद करते हैं। जब कभी भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर कभी क्या आपको बुखार हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको 2-3 गोली दे देता है, कहता है 2 दिन तक खाना, वो एंटीबायोटिक होती है ना। किसी भी प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल दे देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव ही होते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा होगा डॉक्टर आपको 2 दिन के लिए दवाई दे देता है कि मैं 2 दिन की दवाई दे रहा हूँ, इसको खाओ, फिर मेरे पास आना, फिर बताना कि तुम्हारी ठीक हुई कि नहीं हुई। तो वो क्या होती हैं? वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? सूक्ष्म जीवों से ही बनती हैं। वो क्या करती हैं? आपकी बॉडी में जाकर, आपको बुखार आया है या आपको कोई बॉडी में दर्द हो रहा है, तो वो एंटीबायोटिक्स की जो गोलियां होती हैं वो आपकी बॉडी में जब जाती हैं तो रोग पैदा करने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर देती हैं, एक प्रतिजैविक का काम करती हैं, ठीक है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। इसमें उनको एग्जाम्पल दिए दवाइयों के, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं। उन्होंने दवाई बताई हैं जिसमें कवक या जीवाणु से उत्पादन किया जाता है। आप इसमें से कोई 2 नाम याद कर सकते हो, आपको तीनों याद करने की जरूरत नहीं है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, यानी कि किसी विशेष प्रकार के, यानी कवक या जीवाणु में से किसी एक विशेष प्रकार का सूक्ष्मजीव होता है, उसका संवर्धन करके, यानी कि उसके उपयोग द्वारा प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, मतलब उससे दवाई बनाई जाती है जिससे अनेक रोगों की चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव के लिए एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद जो है वो जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। ये तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। ओके, ये इन्होंने बताया कि पेनिसिलिन किस तरह बनी थी। पेनिसिलिन क्या करती है? जीवाणुओं को मार देती है, मतलब कि रोग पैदा करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनको खत्म कर देती है। पशु आहार और कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका प्रयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकना होता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण में भी किया जाता है। अब यहाँ ये बता रहा है कि प्रतिजैविक का जो एंटीबायोटिक्स का यूज होता है वो केवल इंसानों के लिए नहीं होता, वो पौधों के लिए भी होता है और जानवरों के लिए भी होता है, ताकि उनमें कोई बीमारी ना हो, वो खराब ना हो जाए। वैक्सीन, अब आती है आपकी वैक्सीन। जब टीका लगता है, एक तो आ गया एंटीबायोटिक दवाई जिसे आप खाते हो, एक होता था वैक्सीन जिसमें आपको टीका लगता है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी याद रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करेगा तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यही प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बने रहते हैं और रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा हो जाती है। अब ये बच्चों मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखो, जब भी कभी में बीमारी होती है कोई, ठीक है, आपको एक बार कोई बीमारी हुई, तो जब आपको बीमारी होती है ना, तो हमारी बॉडी में इस तरह के प्रतिरक्षी होते हैं जो उस बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं हमारी, वो प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं। वो प्रतिरक्षी किस तरह उत्पन्न करती है? जैसे बुखार हुआ आपको या आपको जुकाम हो गया, पहली बार जुकाम हुआ, तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज होंगे जिन्हें प्रतिरक्षी कहते हैं, वो उस रोग से लड़ने के लिए जीवाणु नए पैदा कर लेंगे कि अब की बार अगर ये बीमारी हुई तो हम इससे लड़ने के लिए हमारे पास पहले से जीवाणु उत्पन्न होगा। फिर अगली बार शरीर को ये याद रहता है कि जब कभी भी इसी बीमारी के जो जीवाणु हमारे बॉडी में एंटर करेंगे तो हमें किस तरह उनका सामना करना है। अब इसी तरह क्या किया जाता है? अब कोरोना था, आप बच्चों ने याद किया होगा, कोरोना में आप सबको वैक्सीन लगी है ना। कोरोना की वैक्सीन में क्या किया गया था? कोरोना की वैक्सीन में मृत कोरोना के जो वायरस था, उसका जो वायरस था उसको मृत अवस्था में आपकी बॉडी में डाला गया। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को काफी सारा परेशानी हुई थी उससे, है ना। तो क्यों हुई थी वो?
कि वो हमारी बॉडी का रिएक्शन था। तो क्या होता है कि जब वैक्सीन लगती है आपको, तो वैक्सीन में उस जो बीमारी होती है, उस बीमारी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मृत अवस्था में, ध्यान रखो, मृत अवस्था में हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है, जिससे कि जब कोई नया प्राणी जो है, वो नया जीव जो है, सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में जब एंटर करता है, तो हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षी होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं कि अरे कि हमारी बॉडी में नया क्या आया। तो क्या करते हैं कि अगर उन्हें दिख जाता है कि ये बीमारी के हैं, चाहे वो मृत अवस्था में ही हो, लेकिन अगर उन्हें दिख जाता है कि ये बीमारी के हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे लड़ने के लिए अपने प्रतिरक्षी तैयार करना शुरू कर देता है। तो हमारी बॉडी में उस बीमारी से लड़ने के प्रतिरक्षी बन जाते हैं। तो अगली बार जब वो बीमारी होती है, तो हमारी बॉडी जो होती है वो उससे लड़ने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, इसी तरह से हमारी रोगों से सुरक्षा हो जाती है। इस प्रकार आपके बचपन में भी आपको इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य, इस तरह से जो वैक्सीन है वो काम करती है। ठीक है, हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों की वैक्सीन जो है वो द्वारा रोका जा सकता है। आपको पता होगा कि बच्चों को बचपन में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, हर 2 महीने में 3 महीने में बच्चों को वैक्सीन लगती है, टीका लगता है। तो वो इसीलिए होता है कि ये बचपन में ही उस बीमारी के मृत जैविक जो है, मृत सूक्ष्म जीव जो है उसकी बॉडी में डाल दिए जाते हैं, जिससे कि जो शरीर है वो उन बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी को उत्पन्न कर ले। ठीक है, तो बच्चों को वो बीमारियां ना हो, इसीलिए वो वैक्सीन दी जाती है बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों को जो वैक्सीन दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है। आपके बचपन में भी आपको अनेक रोगों से रक्षा के लिए वैक्सीन दी गई होगी, है ना। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं। ये जिन जिन बीमारियों के लिए वैक्सीन लगती है, जब तक आपको पता है, पोलियो के लिए तो खैर अब ड्रॉप पिलाई जाती है, जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए लगता है, हैजा के लिए लगता है, चेचक के लिए वैक्सीन लगती है ना। ये बच्चों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है। अब जैसे ये बता रहा है कि टेलीविजन और समाचार पत्र में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन में पल्स पोलियो, है ना, आपने देखा होगा, पोलियो ड्रॉप दी जाती है बच्चों को। तो ये भी एक वैक्सीन का ही रूप है जो ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। मम्मी आवाज कम कर लो थोड़ा। किया जाता है, जिससे मनुष्य और अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। आजकल बच्चों को पता ही है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है और बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीवों से टीके उत्पादन बड़े स्तर पर किए जाता है। अब जैसे कोरोना थी, कोरोना की वैक्सीन आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि पूरे देश में कितने देशों से निर्यात हुई और कितने देशों से आयात हुई, कितने देशों ने बनाई वैक्सीन, है ना, सबने बनाई। तो बहुत बड़े स्तर पर वो वैक्सीन बनाई गई थी। अब ये बता रहा है कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि जीवाणु जो है वो किस प्रकार मदद करते हैं मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में। कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन हो जाता है और उसकी उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। इस सामान्य जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ये ऊपर जो मैंने आपको बताया वही बात है कि जिस तरह से कार्बनिक पदार्थों द्वारा जो खाद बनाई जाती है, वो खाद किस तरह बनती है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और जो जैव अपशिष्ट होते हैं उनके विघटन द्वारा होता है। और उनका विघटन क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। तो जब उस खाद को पौधों की मिट्टी में डाला जाता है तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है और मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा है जो बहुत जरूरी है वो उसका स्थिरीकरण रहता है, वो बनी रहती है, मतलब कम नहीं होती। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ दिखा रखा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया है। ये एक नीले हरे प्रकार का शैवाल होता है जो कि मिट्टी की नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बनाए रखता है। पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे होता है? अपने विद्यालय के माली को देखने के बाद पहली भुजों और दूसरे विद्यार्थियों ने घेरों और बगीचों से पत्तियां और फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने पर खाद में परिवर्तित हो गया। अब ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि खाद में परिवर्तित हो जाता है। खाद में परिवर्तित होकर क्या होता है कि एक तो जो कूड़ा कचरा होता है उसका विघटन हो गया, वो इस्तेमाल हो गया और खाद के रूप में पौधों में डाला गया, मिट्टी में डाला गया, तो मिट्टी की उर्वरता और बढ़ा दी गई। ठीक है, यहाँ इन्होंने ये बताया है कि मान लीजिए कि 2 गमले हैं, प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दिया है और ये और भी चिन्हित कर दिया। एक गमले में पौधों का कचरा भर दिया है और दूसरे में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दिए हैं। एक और रख दिया। 3-4 हफ्ते बाद जब उनको देखा है तो आप बताओ भाई, तो दोनों में से किसका विघटन हुआ होगा? ना तो प्लास्टिक पिघलती है, ना कांच पिघलता है, ना प्लास्टिक के खिलौने पिघलते हैं, ना पॉलीथीन पिघलती है ना। क्या खराब होता है? पौधों का कचरा खराब होता है, थोड़ी देर बाद विघटन हो जाता है। आप कभी किसी फूल तोड़ो या पत्ती तोड़ो, कोई पत्ती आपके पास जिंदगी भर के लिए हरी रह सकती है? नहीं रह सकती ना। वो कुछ टाइम के बाद पीली पड़ती है, फिर काली पड़ती है, फिर खत्म हो जाती
है ना। तो पौधों का विघटन होता है, तो वो जब एक गमले में जब उनका विघटन हुआ, पौधों का विघटन हुआ, तो वो खाद बनकर पौधे की मिट्टी में ही बना रहा और उसने पौधे को बहुत ज्यादा स्वस्थ कर दिया। लेकिन बी में क्योंकि पॉलिथीन की थैली, कांच की बोतल और प्लास्टिक की थी, जो किसी काम की नहीं है, ना वो पिघलती हैं, ना उनका विघटन होता है, ना ही वो पौधे या मिट्टी के लिए किसी प्रकार से उपयोगी होती हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ होगा। ठीक है। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते पादपों और कभी कभी सड़ते जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कुछ समय बाद विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधों और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। ये कहने का मतलब क्या है कि ये जो मृत जीव हो जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो इनका विघटन करके इन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये पदार्थ क्या करते हैं, या तो दूसरे पौधे मिट्टी के रूप में उन्हें अवशोषित कर लेते हैं, या फिर जो बच जाता है, जो दिख रहा होता है, उसे जंतु जो है वो अपने उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार हानिकारक और दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण को शुद्धिकरण किया जा सकता है। यहाँ उन्होंने बताया कि इस प्रकार सूक्ष्म जीव किस तरह हमारे लिए मित्र साबित होते हैं। यहाँ वो बता रहा है कि हानिकारक सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन से हुए, एक तो हमारे हो गए मित्र सूक्ष्म जीव जो हमने पढ़ लिए अभी तक। अब हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं जो सूक्ष्म जीव हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले इन सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं, रोगाणु। ठीक है। एक तो हमारे मित्र हो गए सूक्ष्म जीव, हमने पढ़ लिए। अब हम हानिकारक वालों को पढ़ रहे हैं जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। यानी कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो भोजन के द्वारा, कपड़ों के द्वारा या फिर हमारी इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के द्वारा हमारे अंदर पहुंच जाते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। किस तरह पहुंचेंगे हमारे द्वारा? या तो हवा से पहुंचेंगे, या पानी पीने से पहुंचेंगे, या खाना खाने से पहुंचेंगे, है ना। संक्रमित व्यक्ति या जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। मतलब आप मान लो किसी को जुकाम हो रहा है, आप उसके सामने बार में जाके बैठ जाओ, अब वो बार बार छींकेगा या बार बार खांसेगा, तो कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीव तो आपके पास भी आएंगे, है ना। तो अगर आप किसी संक्रमित या ऑल जो पहले से रोगी है उसके संपर्क में भी अगर आते हैं, तो भी वो जीवाणु जो है, वो रोगाणु, जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, वो आपके अंदर आ सकते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें कहते हैं संचरणीय रोग। मतलब कि ऐसे रोग जो किसी भी प्रकार से संचरण द्वारा आपके अंदर फैलते हैं, यानी कि पहले से आपको वो रोग नहीं है, अचानक वो सूक्ष्म जीव आपके अंदर नहीं आया, आपके द्वारा संचरण से आया। यानी कि या तो आपने दूषित भोजन खाया, दूषित पानी पिया, दूषित हवा सूंघी, या फिर किसी ऑलरेडी रोगी मनुष्य के संपर्क में आप आ गए। उस तरह से अगर आपको रोग हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? संचरणीय रोग। इस तरह के रोगों के उदाहरण क्या हैं? हैजा, सर्दी जुकाम या फिर क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक जो वायरस होते हैं वो भी वायु में आ जाते हैं, और ये वायरस श्वास के साथ आपके सांस में चले जाते हैं, जिससे कि आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीट, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब आप छींको तो छींकते वक्त आपको अपने मुंह पर हाथ रख लेना चाहिए या रुमाल रख लेना चाहिए, है ना। कुछ कीट और जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। अब देखो, ये तो हो गया कि डायरेक्टली आपके अंदर किस तरह संचरण होगा रोग का। एक होता है कि कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनके द्वारा भी रोग जो है आपके अंदर पहुंच जाता है। कैसे? घरेलू मक्खी, इसका उदाहरण बताया उन्होंने। अब मक्खी जो है वो कूड़े पर भी बैठती है, जंतु अपशिष्ट पर भी बैठती है। अब वहां पर बैठ कर आती है, उसके पैरों में कुछ ना कुछ तो जीवाणु सूक्ष्म जीव लगे होंगे, वो फिर आपके ऊपर आके बैठ जाती है। तो आपकी स्किन में जो आपकी त्वचा होती है, आपकी त्वचा में वो जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं, और जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। या तो आपके ऊपर बैठ जाती है ऐसा डायरेक्टली, तो आपकी त्वचा में चले जाते हैं वो, या फिर वो भोजन पे बैठ गई। इन सब पे बैठने के बाद वो रोगाणु जो उसके पैरों में चिपके हुए हैं वो उसके साथ भोजन पर बैठ गई। अब वो भोजन फिर आपने खा लिया तो आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे वो। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। तो सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढककर रखना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। अब मादा एनाफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है वो परजीवी की वाहक होती है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस की वाहक होती है। आपको पता है कि डेंगू हो जाता है मच्छर के काटने से, तो वो कौन सा मच्छर होता है? मादा एडीज होती है।
जिसके काटने से डेंगू हो जाता है। हम मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। अब क्योंकि मच्छर रुके हुए पानी में पैदा होते हैं, ये हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। बच्चों, आपने भी कई बार सुना होगा कि कहीं भी रुके हुए पानी में सबसे ज़्यादा मच्छर पैदा होते हैं, तो पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए। कहीं भी कूलर में, टायर में इकट्ठे हो जाते हैं, कोई खाली फूलदान पड़ा है उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो कहीं भी जल को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अपने आसपास के स्थानों को साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए, ताकि हम मच्छरों के पैदा होने को कम से कम कर सकें। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। आज के लिए बच्चों बस इतना ही पढ़ेंगे हम, बाकी हम जो आधा चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।